Good afternoon, everyone. I, on behalf of EPCH, welcome you all to this very important discussion that we're going to have today on winning global buyers online, digital marketing and AI strategies for handicap exporters. This is one topic which is the topic in today's world, wherein everybody is encouraged or rather pushed to adopt AI in their day-to-day business. And there is no harm in it, in the sense when there is facility available and everybody is using it, why not we as organization, you as exporter, businessman. Today we have with us Shri Ravi K. Pasi, our past chairman EPCH. We also have with us Mr. Prince Malik, member of the COA of EPCH, Mr. Varun Sharma, member of the CEO of EPCH, and we'll also be joined in by our Vice Chairman, Shri Shravan Mehta. He's going to join us in the next 5 minutes. Meanwhile, the faculty of the day. Some of you may have met him before because we had done one program 3 years back. He's with us again. He is Mr. Rajesh Sharma. He is co-founder and CEO of Cyanide Technologies. He has over 15 years of experience in digital marketing and e-commerce consulting. He is a Google AdWords certified professional and has also served as faculty with MSME Development and Presentation Office for digital marketing and e-commerce related training programs. So before I ask him to make his presentation, I would request Mr. Pasi to welcome him with a bouquet of flowers. Thank you, sir. Over to you, Mr. Sharma. सब लोगों को मैं वेलकम करूंगा और EPCH के जो बोर्ड ऑफ मेंबर रहे हैं इनका मैं थैंक्स करूंगा सबसे पहले। आप सभी लोग जो इतनी गर्मी में आए हो यहाँ पर टाइम निकाल के, ये आपका डेलीगेशन है और अगर हम बिजनेस में डेलीगेशन को ले आते हैं तो ग्रोथ गारंटीड है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम विनिंग ग्लोबल बायर्स ऑनलाइन, यानी पर्पस हमारा आज का मिलने का यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लें कि कैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो हमारे AI के टूल्स हैं, जो मेरे सर्च के टूल्स हैं, इन सबको मैं एक बायर फाइंडिंग टूल बनाऊं। ये सारे के सारे बायर ढूंढने का काम करें, जितने भी टूल्स हैं, इंक्लूडिंग सर्च इंजन, गूगल है, चैट जीपीटी है, चाहे गूगल जेमिनी है, जो भी चीजें हम अपने दिन के यूज में कर रहे हैं, जो दिन भर में हम यूज करते हैं कंटेंट डेवलप करने के लिए, कंटेंट समझने के लिए, ये सारी चीजें पर मुझे एक्टिवली रहना है और ये कैसे ये सारा का सारा काम कर रहा होता है और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन लेना, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, वही इंफॉर्मेशन मेरा बायर भी ढूंढ रहा है। अगर बायर वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है और वहाँ मेरी इंफॉर्मेशन उसे नजर आ जाती है तो यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड AI टू इंक्रीज एक्सपोर्ट इंक्वायरीज, building global visibility online, attracting international buyers using content and AI for growth, practical strategies for exporters। ये पूरे का पूरा जो सेशन है हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि कैसे जो हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर है, क्योंकि ये हमें पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हेरिटेज हैं, क्लासिक प्रोडक्ट हैं, हमारे आर्टिसन सबसे बढ़िया हैं और मतलब प्रोडक्ट तो मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मैं उस प्रोडक्ट को उस बायर तक कैसे लेके जाऊं जो मुझे ढूंढ रहा है। पर्पस यही है ना, क्योंकि बायर क्या कर रहा है, बायर भी जब आता है तो वो गूगल पे सर्च करता है, गूगल पे सर्च करेगा, सोशल मीडिया पे देखेगा, किसी B2B डायरेक्टरी में जाकर के ढूंढेगा। पर्पस ये है कि वो हमें ढूंढ रहा है। अब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट सर्च करने से, फिर वो देखता है कि सप्लायर कौन है, यहाँ पर मेरे इस प्रोडक्ट का सप्लायर कौन है, फिर वो देखता है कि जो मेरा सप्लायर है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या क्वालिटी वो दे रहा है, कितने दिन में मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हम डाल रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं, ये जरूरी है। तो पर्पस ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो ढूंढ रहे हैं मैं उसी फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन को डालूं, ताकि जो मेरा जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो भी मेरा साथ के साथ हो जाए। तो पहली चीज तो ये है कि ये मेरी प्रायोरिटी है। बहुत लोगों को लगता है कि
जो डिजिटल मार्केटिंग है ना वो इतना प्रायोरिटी में नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसको सेकंड प्रायोरिटी पे देते हैं। तो इसको अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे टाइम मैंने रख लिया कि मुझे दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा मुझे इसके ऊपर डेडिकेटेडली देना है, या मुझे कोई रिसोर्स मैंने दे दिया कि ये रिसोर्स इसके ऊपर ही काम करेगा, तो क्या करेंगे, ये हमें प्रायोरिटी पे रखना है। तो डिजिटल प्रेजेंस को बिल्ड करना है, हमें कंसिस्टेंटली कंटेंट डेवलप करना है, ऐसी चीजें करनी है जिससे कि मेरे बायर तक मेरी नई चीजें, नई नई इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हाउ इंटरनेशनल बायर सर्च टुडे, कैसे सर्च कर रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको, गूगल पे सर्च करता है, B2B डायरेक्टरी पे जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है, AI टूल्स पे जाकर के कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है। पर्पस ये है कि वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो ढूंढ रहा है। कोई भी बायर है, कोई भी बिजनेस है, वो हमेशा नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, मतलब वो हमेशा चाहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो बिक्री हो। अब होता है कैसे कि जनरली ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं और उस ट्रेंड के हिसाब से बायर चीजों को ढूंढता है, क्योंकि जो उसके बाद डिमांड आएगी वो खरीदने के लिए सप्लायर ढूंढेगा। एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि आजकल अगर आप गूगल पे कोई चीज टाइप करते हो तो हमारे गूगल एसईओ की जो डेफिनेशन होती थी वो एसईओ की डेफिनेशन ये होती थी कि सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो क्या करता है, बेसिकली वेब लिंक्स को दिखाता है। जो भी हम क्वेरी डालेंगे उस कीवर्ड के हिसाब से वो वेबसाइटों के लिंक देगा। लेकिन अब क्या करता है, वो वेबसाइटों के लिंक देने से पहले ही अपना एक एआई ओवरव्यू देता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, अब यहाँ पर हमने कोई एक इंफॉर्मेशन डाली, कोई भी मैंने कीवर्ड डाला मैन्युफैक्चरर्स कनाडा करके, अब वो क्या कर रहा है, जनरली मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट भी दे सकता था, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसने एक मशीन लर्निंग के थ्रू ये डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में एक उसके पास में जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है उसके हिसाब से उसने कंटेंट को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसने अपना एक ओवरव्यू दे दिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, जनरली आप लोग भी इसी तरीके से करते होंगे। अब ये जब मेरे पास आ जाता है ना तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, डायरेक्टली वेबसाइटों के लिंक भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पर रेफरेंस में। उसके बाद में नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मुझे अगर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो बंदा तो क्या करेगा, यूपीएससी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा, फिर अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिकमेंडेशन ही बन के आ जाती है, और ये रिकमेंडेशन कैसे आ रही है वो चीज हम देखेंगे कि ये रिकमेंडेशन किस तरीके से आएगी, ताकि मेरे प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरर सर्च करता है, सप्लायर सर्च करता है, या मेरे से रिलेटेड कोई क्वेरी करता है तो मैं यहाँ तक आता हूँ। तो ये हमने अभी देख लिया, प्रोडक्ट्स को ढूंढना, रिसर्च करना, सप्लायर को देखना, कंपेयर करना कैपेबिलिटीज को। फाइनली देखो, एक इंक्वायरी भेजने के लिए अगर हम बोलें कि भाई बाहर उनकी इंक्वायरी भेजे, तो वो इंक्वायरी भेजने से पहले बहुत सारी चीजों को देखेगा, बहुत सारे लोगों को देखेगा। जनरली हम प्रोडक्ट जब खरीदते हैं ना, तो प्रोडक्ट खरीदने की और लीड जनरेशन की जो परसेंटेज है ना, उसमें एक अंतर होता है। आप कई बार प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर देते हो, छोड़ देते हो, है ना। लेकिन जो बंदे, जो हमारा बायर है ना, वो इस तरीके का नहीं है कि वो 10 लोगों को, 20 लोगों को इंक्वायरी डालता रह रहा है, 30 लोगों को रोज उसको इंक्वायरी डालनी है। वो पहले ही सारी चीजों को वर्कआउट करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन देखता है ट्रस्टेड रिसोर्स से। तो वहां पर हमारी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसका क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, और ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद में जब वो इंक्वायरी डालेगा तो आधा काम हमारा हो गया। नहीं, मोस्ट चैलेंजेस एक्सपोर्टर फेस, ज्यादातर एक्सपोर्टर हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होता। ये तो सब लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे जनरेट हो। इंटरनेशनल क्वेरीज बहुत कम आ रही हैं, लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज है, टाइम नहीं है, कॉमन चीजें होती हैं, कैसे टाइम निकालें। फिर टाइम भी निकाल रहे हैं, फिर आ भी नहीं रहा है, कैसे करेंगे प्रॉपरली। तो एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर टाइम भी निकालने लगेंगे। What global buyers want to see, detailed information that builds trust. जनरली हमें क्या करना है, कोई भी हम इंफॉर्मेशन जब डाल रहे हैं कहीं पर भी, तो मुझे ये देखना है कि जिस तरीके से जो हमारा जनरेटिव इंजन काम कर रहा है और जो हमारा आंसर इंजन काम कर रहा है, क्या उस तरीके से हम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट की बहुत डिटेल में मेरे को स्पेसिफिकेशंस मेंशन करनी है। एक एक चीज को मुझे यहाँ पर मेंशन करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो मेरी हैं वो डालूंगा, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड और ब्रांड स्टोरी। कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कितने साल पहले हुए, फिर क्या क्या चीजें गई, इंटरेस्टिंग देखना। स्टोरी टेलिंग होती है ना जैसा, उस तरीके से। इसके लिए भी आप हेल्प दे सकते हो। प्रॉम्प्ट क्रिएट करना मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि प्रॉपरली प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करने हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, किसी डॉक्टर के पास हम जाएंगे और हमने कहा कि हमारे पेट में दर्द है, तो वो आपसे पूछेगा। लेकिन अगर आप किसी एआई टूल से जाकर के आप उसको बोलोगे तो वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा।
तो अगर मैं उसको वहीं पे पूरी इंफॉर्मेशन सही से बताऊं तो वो मेरे को इलाज भी सही से बताएगा। यही चीज करनी है बस। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत सही तरीके से देनी है, क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, साइज, स्पेसिफिकेशंस, वेट, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है या नहीं है, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा एक डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन बनेगी। बड़ा एक लिटरेचर डाल दो पूरा का पूरा, क्योंकि जितने भी जो भी टूल्स होते हैं ना, ये टूल्स क्या करते हैं, इमेजेस को नहीं देख रहे होते हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंटेंट। और जो वो कंटेंट अच्छे से पढ़ेगा तो आगे अच्छे से उसको देगा। फोटोग्राफी बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, कंटेंट सर्च इंजन के लिए, एआई बॉट्स जितने भी हैं उनके लिए। तो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, लाइफस्टाइल इमेजेस, पैकेजिंग इमेजेस और जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो भी आप डाल दो। स्टोरी टेलिंग, अब ये स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है यहाँ पर। ये आपको सोशल मीडिया के लिए भी कंटेंट दे देगी। सोशल मीडिया पे मेरे को कैसे डालते हैं, आपको रील्स बनानी होती है, छोटे छोटे आपको शॉर्ट्स बनाने होते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस डालनी है, और सारी चीजों को अपनी वेबसाइट से जरूर कनेक्ट करना है। आप एक चीज नोट करो, स्कीमा मार्कअप, इसने सुना है पहले ये रिपीट करें, क्या बोला था? स्कीमा, SCH, हाँ स्कीमा, SCHEMA, हाँ स्कीमा मार्कअप। ये स्कीमा मार्कअप क्या करता है, ये जितने भी टूल्स हैं हमारे और जितने भी बॉट्स हैं, उन बॉट्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो बंदा है, ये जो वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो स्कीमा मार्कअप हर वेबसाइट पर होता है, मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे वहां पर क्लियरली मेंशन करना है। देखो हुआ क्या था, स्कीमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाते हैं ताकि सब लोग कॉमन चीज को फॉलो करें। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पे होंगे या जितने भी बॉट होंगे, जितने भी सर्च इंजन होंगे, ये कॉमनली एक गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो जब यहाँ पे जाकर के मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा तो वो इंफॉर्मेशन सबके पास चली जाएगी, मुझे इंडिविजुअली कहीं अलग अलग इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो स्कीमा मार्कअप पे जाकर के जितने भी मेरे सोशल मीडिया लिंक हैं वो सारे सारे मुझे मेंशन कर देना है। और वो इंफॉर्मेशन क्या करेगा, अगर आपकी वेबसाइट पे वो कंटेंट अपडेट भी नहीं होगा ना, तो वो सोशल मीडिया पे अगर आपने डाला होगा तो उठा करके वो बता देगा कि ये इसी वेबसाइट का सोर्स है, और इंफॉर्मेशन आपकी सोशल मीडिया से उठा करके मिलेगा। तो जरूरी नहीं मेरा काम बच जाएगा कि हर इंफॉर्मेशन को मैं अपनी वेबसाइट पे डालूं। सोशल मीडिया पे अगर कंटेंट डेवलप करता जाऊंगा, मैं लगाता तो भी आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो स्टोरी टेलिंग करनी है, तो क्राफ्टेड बाय थर्ड जनरेशन आर्टिसन फ्रॉम कोई भी जगह है, यूजिंग ट्रेडिशनल कार्विंग टेक्निक्स पास डाउन ओवर 60 इयर्स, फैमिली लेगेसी दिखाओ, हैंडमेड प्रोसेस है, रीजनल हेरिटेज है, जो इंफॉर्मेशन है, ताकि एक इमोशंस के साथ में वो कनेक्टिविटी बने। नहीं भी करते हो ना तो छोटे छोटे इमेजेस लेकर के और उनका एक स्लाइड कर दो। कैनवा आता है किसी को? ठीक है, कैनवा में ऑप्शन होता है, बड़ा आसानी से आप वहां पर शॉर्ट्स और रील्स बना सकते हो। तो मल्टीपल कुछ नहीं है, तो मैंने इमेजेस लगाई और उनका स्लाइड को बना करके नीचे म्यूजिक डाल दिया। तो बेनिफिट क्या होता है, जनरली जब हम इमेज डालते हैं तो इमेज का जो इंप्रेशन टाइम होता है ना, जब कहते हैं इंप्रेशन आया, तो इंप्रेशन टाइम को काउंट करते हैं 0.3 सेकंड का। वो इंप्रेशन एक्चुअली काउंट होता ही नहीं है। अब जैसे यूजर आने के बाद में कोई भी विजिटर आता है और वो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है, ये मैंने पहले ही बताया था, अगर वो बंदे ने 8 सेकंड तक वो रुक गया, तो नॉर्मली आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए, शॉर्ट ऐसा होना चाहिए जो 8 सेकंड को क्रॉस कर रहा होगा। अब जैसे वो 8 सेकंड क्रॉस करेगा, तो सोशल मीडिया उसको क्या करेगा, आगे के लोगों को, जो आपके फॉलोअर है उनको दिखाएगा। कई बार हमें लगता है कि फॉलोअर्स, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं सबके पास ये कंटेंट जा रहा है, पर ऐसा नहीं। वो कंटेंट सिर्फ 5-10% लोगों के पास जा रहा है। तो कई बार हमारे को बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, हमें लगता है कि यार व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया दिखाई नहीं रहा उन लोगों को। लोग जो देखना चाह रहे होते हैं सोशल मीडिया वही दिखा रहा होता है। एक्सक्यूज मी, तो इसमें लेंथ ऑफ वीडियो इंपॉर्टेंट होती है? वीडियो लेंथ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाओगे ना आप, तो आपको क्या होगा कि फिर आपको कंटेंट बनाने में मुश्किल आएगी। तो आपको क्या करना है, शुरू के 8 सेकंड, उसके बाद में 15 सेकंड, उसके बाद में 20 सेकंड। अगर आप किसी को 20-25 सेकंड तक रोक लेते हो ना, तो फिर आपके जो भी कंटेंट है ना, उसके जो
वो होगा ना, क्या बोलते हैं, व्यूज होंगे वो बढ़ने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर लोग पूरा देख लेते हैं तो फिर ये समझ लो कि नेक्स्ट टाइम जब सोशल मीडिया खुलेगा तो उसके पास आपकी रील आएगी। So minimum 10 seconds. नहीं, आप बनाओ 30 सेकंड तक, आइडियली 60 सेकंड 30 सेकंड की होनी चाहिए, बट 30 सेकंड तक अगर बंदे को रोक लेते हो कि वो स्क्रॉल नहीं कर रहा तो काम बन गया हमारा। तो वो जनरली स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप कर सकते हो। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बना रहे होते हैं तो उसने बॉल मारी, वहां गई, तो आप रुक जाते हो, पता नहीं क्या हो, फिर एक बंदा आगे बोलने लग जाता है। तो वो वीडियो आपके पास क्यों आई है? ताकि लोगों ने देखा ना, इसीलिए। जब लोग रुक करके देखेंगे तो उसका वो बढ़ जाएगा, इसीलिए लोग करते हैं ना, कहते हैं एंड तक बने रहना, लास्ट में बताऊंगा। थंबनेल इंटरेस्टिंग। थंबनेल, The last one is the most देखो important. थंबनेल का काम होता है, वो यूट्यूब में बहुत काम आता है thumbnail। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे और ज़्यादातर जो हमारा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली, तो प्रोडक्ट और रिटेल और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे इंक्वायरी अगर जनरेट करनी है तो इंस्टाग्राम यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। यूट्यूब भी काम करेगा, क्योंकि यूट्यूब में आपको ना लंबा कंटेंट देखने का मौका मिलता है, आप अदर सोशल मीडिया के लिंक देते हो वहाँ बहुत सारे, दोनों चीज़ें काम करेंगे। कंटेंट जब डालते हो तो कोशिश करो अलग अलग कंटेंट डालो। अगर आपको मोनेटाइज तो करवा के पैसे तो कमाने नहीं आपको उससे, तो उस तरीके से रखो। थोड़े थोड़े टाइम बाद कंटेंट को डालो ताकि एक जगह व्यू आ जाए फिर दूसरी जगह डाल दिया। एक पोस्ट आपने डाली और 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपने उसको स्टोरी पे डाला। हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पोस्ट डाली सीधा स्टोरी पे डाल दिया, ज्यादातर लोग करते हैं। ऑटोमेटिकली ऑप्शन होता है कि स्टोरी पे भी चला जाए, तो वो ऑन ही होता है, तो वो सीधा चला जाता है। अब मुझे करना क्या है, मैंने कोई पोस्ट डाली और 3 दिन बाद 4 दिन बाद मुझे लगता है कि यार इसके ऊपर तो और ज्यादा व्यूज आने चाहिए, फिर मैंने उसको स्टोरी पे लगा दिया, है ना। तो उससे क्या करेगा, वो व्यूज बढ़ा देगा उसके, पहले लोगों को दिखेगा, फिर स्टोरी पे डाल दिया, फिर और दोबारा बूस्ट हो जाएगा। तो सोशल मीडिया तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट इंस्पिरेशन के लिए है, लिंक्डइन जो है वो बिजनेस नेटवर्किंग के लिए है। लिंक्डइन बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, प्रोडक्ट पसंद भी आ रहा है, लेकिन ना वो डिसीजन मेकर ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट ले हमारा। तो एक्चुअली जो डिसीजन मेकर है वो सारे के सारे लिंक्डइन पर है। तो आप कंटेंट को जब क्रिएट करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं कंटेंट क्यों क्रिएट करूंगा, क्योंकि जब जब कंटेंट क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है, एक वर्ड होता है अथॉरिटी, ट्रस्ट। तो जब हम कंटेंट डेवलप करते हैं ना, तो मेरे ब्रांड को अथॉरिटी मिलती है। जितनी ज्यादा रेफरेंसेस हैं, अगर मैं चुनाव लड़ने के लिए जाऊंगा, जितने ज्यादा लोगों को मैं जानूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है ना। हाँ, उसमें भी अगर ये बात आ जाती है कि और बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, यानी कि ऐसे लोग जिनकी डोमेन अथॉरिटी मेरे से ज्यादा है, अगर वो मेरा लिंक ले लेते हैं तो मुझे और बेनिफिट मिलेगा। पर कंटेंट क्रिएट करने का कोई नुकसान नहीं होता, अच्छा कंटेंट क्रिएट करना। पिंटरेस्ट है, यूट्यूब पर प्रोडक्ट स्टोरीज के लिए, तो प्रोडक्ट की स्टोरीज बना करके यूट्यूब पे आप डालते हो। ब्लॉगिंग आप लोग करते हो? ब्लॉगिंग जो है ना, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो आजकल लोगों को ब्लॉग तो पता होता है, ब्लॉग नहीं पता होता। तो ब्लॉग क्या होते हैं वो तो पता होगा, कोई बनाते भी होंगे। ब्लॉग लिखो, ब्लॉग बहुत बढ़िया चीज है। हो सकता है जब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि अभी के लोग यूट्यूब देख रहे हैं, आगे के लोग पॉडकास्ट सुनेंगे, तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन फ्यूचर यही होगा। हम कहीं ना कहीं वापस से उस जगह जाएंगे जब सुनना शुरू करेंगे। ब्लॉग जो होता है ना, वहां पे आपको गूगल कहता है कि मैंने कोई वीडियो बनाई, तो वो वीडियो से सर्च इंजन और एआई टूल्स को कैसे वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। हमने अभी देखा था ना जनरेटिव, उसमें आपको दिखा रहा था एआई ओवरव्यू में, तो वो ब्लॉग काम करेगा मेरा। जो ब्लॉग के अंदर मेरे ब्रांड का नाम आएगा, मेरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरी वेबसाइट के लिंक आएंगे, तब मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी इंप्रूव होगी, उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, दोनों चीजें काम करेंगी। अमिताभ बच्चन है, वो भी दिन का एक ब्लॉग लिखता है, कोई जरूरत नहीं है उसको। हम तो बिजनेसमैन है ना, एक ब्लॉग या हफ्ते के 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग डालो। जब हम ब्लॉग लिखते हैं, एक ना सर्च इंजन की एक बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर क्या होता है कि क्रॉलर क्या करता है, जब मैं कंटेंट अपडेट करता हूं तो वो मेरी वेबसाइट पे आता है, कंटेंट को कैच करता है, इंडेक्स करके चला जाता है, यानी कि उसने इंडेक्स कर लिया, एसईआरपी पे आ गया। अब 3 दिन बाद फिर वो आया, अब आपने कोई कंटेंट डेवलप नहीं किया। 5 दिन बाद आया, कंटेंट डेवलप नहीं किया।
10 दिन बाद आया, कंटेंट डेवलप नहीं किया। अब उसकी हैबिट क्या बन जाएगी कि इस वेबसाइट पे कंटेंट अपडेट नहीं होता है, तो वो आपके वेबसाइट पर 1 महीने बाद आएगा। वहीं पे वो वेबसाइटें ऊपर आ रही होती हैं जिस पे आप कोई कंटेंट, कोई बीबीसी पे न्यूज़ आप डालोगे, तुरंत कोई ऐसे न्यूज़ पोर्टल होते हैं 2 सेकंड में, 3 सेकंड में गूगल के ओवरव्यू में आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसको पता है कि वहाँ कंटेंट लगातार अपडेट हो रहा है। तो जितना ज्यादा रैंडमली हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो हम क्या कंटेंट डेवलप कर सकते हैं? ब्लॉग। आपकी वेबसाइट में एक ब्लॉग होना ही चाहिए। वेबसाइट के अलावा बहुत सारे गेस्ट ब्लॉगिंग साइट हैं, टम्बलर है, blogger.com है, इन पे जाकर के अपने ब्लॉग बनाओ। कंटेंट जब डालो तो अलग अलग डालो। अगर मेरी वेबसाइट पे कंटेंट अलग डाला, वहां अलग डालो। और इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। जैसे ब्लॉग में लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, वैसे ब्लॉग में हमें इन्फॉर्मेशन देनी। यानी जितनी भी मेरी क्वेरीज ऐसी हैं जो, जैसे ये सामान कहाँ मिलेगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप पेज पे बनाओगे तो ब्लॉग में कवर होंगे। इस मटेरियल से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं, अगर ये सामान लेना है तो कहाँ जाएं, इसका सप्लायर कहाँ मिलेगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली जो मेरे बायर की क्वेरीज हो सकती हैं, ऐसी कीवर्ड्स को हम ना, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल आ जाऊं तो फिर इनको ना हम बोलते हैं कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड क्या होते हैं? जनरली हम कमर्शियल कीवर्ड्स के बारे में सोचते ही नहीं है। मुझे लगता है कि इससे क्या फायदा होगा, मेरा बायर तो ये ढूंढेगा ना, सप्लायर ढूंढेगा, मैन्युफैक्चरर ढूंढेगा, एक्सपोर्टर ढूंढेगा। लेकिन मैं ऐसे कीवर्ड्स को कवर नहीं करता जो कि एक पर्सपेक्टिव ढूंढ रहा है, कि अगर वो रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च करते टाइम जो कीवर्ड डालेगा ना, उन कीवर्ड्स को मैं इग्नोर कर देता हूं। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव बायर है, यानी आज वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो वो सीधा खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो रिसर्च करते टाइम जिन चीजों को ढूंढ रहा है, मैं उन कंटेंट को भी डेवलप करना शुरू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो पता ही होगा, करवाते हैं अपनी वेबसाइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद भी अगर हम एआई ओवरव्यू में नहीं आ रहे हैं, तो हम वो प्रैक्टिसेस कर ही नहीं रहे हैं, यानी वन टाइम करके छोड़ दिया है। यानी मेरी वेबसाइट में एफएक्यू नहीं होगा, एफएक्यू को मैं लगातार अपडेट नहीं करता हूँ, ब्लॉग लगातार अपडेट नहीं करता हूँ, या जो मैंने अभी बताया कि जो कीवर्ड है वो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड को मैं मिसिंग कर रहा हूँ, ऐसे कंटेंट डेवलप नहीं कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये भी वही चीज है। कोई भी बंदे ने क्वेरी डाली सीधा का सीधा, आज की डेट में क्या हो रहा होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, तो इसको हम कहते हैं एआई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। हम कहते हैं अगर आपके प्रोडक्ट में एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगी ना, तो आपका प्रोडक्ट एआई सर्चेस में नहीं आएगा। इसके ऊपर स्टडी करो, अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो उसी तरीके से डेवलप करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ। शुरू में मैंने बताया ना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिटेल में, स्पेसिफिकेशन डिटेल में, क्या बन रहा है, क्या मटेरियल है, क्या साइजेस है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। ये नहीं छोटा सा हमने पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद में हमने वेट डाल दिया, नहीं, पूरा लिखो ना। आपने A+ लिस्टिंग देखी है Amazon पर? एक होती है नॉर्मल प्रोडक्ट की लिस्टिंग और एक होती है A+ लिस्टिंग। A+ लिस्टिंग में जाओगे ना तो वीडियोस भी डाल रखे होते हैं, तो हमें कौन रोक रहा है वो करने से? अपने वेबसाइट पे डालो ना, तो आपके वो रिकमेंडेशन में आना शुरू हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन में आना शुरू, मैं चाहता हूँ जितने लोग बैठे हुए ना, सब लोग रिकमेंडेशन में आना शुरू हो जाओ। अपने प्रोडक्ट की तो आ ही जाए चीज, और वो कुछ नहीं है। मैं जिन लोगों के लिए भी काम कर रहा होता ना, उतना कंटेंट, बेसिकली कंटेंट डेवलप करना है और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो जो चीजें मैंने बताई ना, आप उन कीवर्ड्स को कवर करो, उनके ऊपर ब्लॉग बनाना शुरू करो, अपनी वेबसाइट में ब्लॉग अपडेट करो, तो आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर रोज आएगा। अगर रोज ब्लॉग अपडेट करो, हो गया है कि ना, पहले क्या होता था कि ना, गूगल के सर्चेस जो थी वो हर साल बढ़ती थी, पर 2023 के बाद में, 2023 के बाद में जो सर्चेस हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं और एआई सर्चेस बढ़ रही हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना, पहले गूगल में कोई क्वेरी डालते थे, हो सकता है सीधा ChatGPT का एक खुला रहता है, वहीं पे हम क्वेरी डालते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन देते हैं, कंटेंट बनाते हैं। यानी मैं बेसिकली वेबसाइटों पे जाना छोड़ दिया। तो एआई सर्चेस के आने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार एसईओ का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पहले ही एआई ओवरव्यू आ जाता है। एआई ओवरव्यू आएगा, उसके नीचे स्पॉन्सर्ड ऐड आएंगे, फिर 4 पेजेस आएंगे, फिर स्पॉन्सर्ड ऐड आएंगे, ये होता है ना। तो मुझे क्या करना है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ सिंपल सी कि मैं एआई में ही आ जाऊँ, और यही उसका तरीका यही है जो हमने डिस्कस किया, उसी के थ्रू हम आएंगे। ChatGPT, Copilot, गूगल हो गया, या फिर वॉइस असिस्टेंट है। अच्छा, वॉइस असिस्टेंट, अगर कहीं मुझे लगता है वॉइस असिस्टेंट क्या है और मैं कैसे अपने आप को वॉइस असिस्टेंट में जाके दे सकता हूँ,
सेल, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक, मेरी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, FAQ डेवलप करूंगा और उसको कंटेंट लगातार अपडेट करता रहूंगा। ऐसा नहीं मैंने 35 FAQ के क्वेश्चन बनाए और डाल दिए, 35 की जगह मैंने आज 15 डाले, 2 दिन बाद मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, 4 दिन बाद मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, ताकि मेरा FAQ का पेज है ना वो कैश होता रहे और अपडेट होता रहे। गूगल में कौन सा पेज किस दिन इंडेक्स हुआ है और कब कैश हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक टूल होता है सर्च कंसोल, सर्च कंसोल पे जाकर के हम हर इंडिविजुअल पेज पे देख सकते हैं कि ये पेज मेरा कब इंडेक्स हुआ था और लास्ट कब कैश हुआ था। तो जब ये कंटेंट आप डेवलप करोगे ना तो वो इंडेक्स होएगा, कैश होएगा। जनरेटिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जनरेटिव सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पर हमारा LLM काम कर रहा है। किसने LLM के बारे में सुना है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करती है, मशीन लर्निंग जाएगी, डेटा पढ़ेगी। जैसे कि मान लो मैंने कोई 10 चैप्टर पढ़े, अब 10 चैप्टर के मिक्स होकर के मेरे पास क्वेश्चन आ गए, अब मुझे अपना दिमाग लगा के उनका आंसर लिखना है अपने दिमाग से। तो ये LLM क्या कर रहा है, कंटेंट को पढ़ रहा है और फिर उसके बाद में आपको एक्सपर्टाइज होकर के वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, ये यहाँ पे जो वो इंफॉर्मेशन आती है उसको हम कहते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस वही है। ये बताने का पर्पस आपको ये था कि मशीन लर्निंग डेटा पढ़ेगा, तो डेटा कहाँ से पढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, वो डेटा का सोर्स क्या है, वेबसाइट। प्राइम वही है, पहले मैंने कहा डेफिनेशन वही है कि वेबसाइट जो सर्च इंजन है या कोई भी टूल्स है वो क्या कर रहे हैं, वेबसाइटों के पहले वो लिंक दे रहा था, यानी इंफॉर्मेशन वहीं से देता था फिर लिंक देता था। अब वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन वहीं से ले रहा है लेकिन लिंक की जगह वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। AI जनरेट डायरेक्ट आंसर, यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी वेबसाइट, shows brand and companies। अच्छा, एक चीज और, काफी लोगों को, अगर आपके लिए कोई बंदा काम भी करता है या कोई आपने कोई बंदा इन हाउस रखा होगा या किसी को देते होंगे, तो उसको बोलना कि ना वो बहुत ज्यादा बैकलिंक्स बनाने के ऊपर मैटर है। पहले होता था कि ना बैकलिंक्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, बैकलिंक्स बनाओ, बैकलिंक्स बनाओ, बैकलिंक्स तो पता है, गूगल सर्च। नहीं, कोई भी टेक्स्ट जिसके पीछे लिंक है उसको हम कहते हैं बैकलिंक। बैकलिंक फिर टेक्निकल चला जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम की भी लिमिटेशन है। इंटरनल बैकलिंक, एक्सटर्नल बैकलिंक, सेम डोमेन में दूसरे डोमेन में। तो हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन डालनी है ना, तो ब्रांड का नाम मेंशन करना है। ब्रांड का नाम जब मेंशन करोगे ना तो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका ब्रांड आपके बाहर तक पहुंचेगा, आपका प्रोडक्ट आपके पास। ये शुरू से मैं वही चीज बता रहा हूँ, फिर यहाँ पर भी वही है। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कोई कुछ भी पूछता है तो वहां पे मैं आ जाऊं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कर रहा है तो आपकी वेबसाइट पीछे है। पहले वो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेके आएगा और वो बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन इस सोर्स से आ रही है, और जब बंदा वहां पे क्लिक करे, माउस रखेगा तो आपकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, वहां पे क्लिक करके और इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो पढ़ लेगा, और जो नीचे लिंक आ रहा है वहां पे भी आप ऊपर आओगे। तो वो चीजें पहले जो करते थे कि बैकलिंक क्रिएट करनी है, उसकी जगह मुझे ब्रांड को प्रेफरेंस देनी है, और पहले जो कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं देते थे उसकी जगह पे मुझे इंफॉर्मेशन डालनी है। कीवर्ड से ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन पे फोकस करूं, तो इंफॉर्मेशन अच्छे से हो, मेरे प्रोडक्ट की फोटोग्राफी अच्छी है, इंफॉर्मेशन अच्छी है, मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है, मेरी हिस्ट्री क्या है, कितने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, क्या एफिलिएशन है मेरे पास में, कौन सा सर्टिफिकेशन है मेरे पास, सारी कंटेंट जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सपोर्ट वेबसाइट इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी सोर्सेज। अब ये अथॉरिटी आती कैसे है, कैसे ये डिसाइड होगा कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी को मैं कंसीडर करूं कि ये वेबसाइट की अथॉरिटी को मैं मानूं कि ये कंटेंट ऊपर है, जो अथॉरिटी कंटेंट होगा उसी को ऊपर दिखाएगा ना, तो वो आपका दिखाएगा जितनी जगह आप अपने ब्रांड का नाम छोड़ा होगा और जितनी जगह आपने लिंक छोड़ा। तो ये कैसे करूंगा मैं, लिंक्डइन पे कोई आर्टिकल डाल रहा हूँ, कहीं पे दूसरी वेबसाइट पे मैंने ब्लॉग डाला, तो ये प्रैक्टिसेस करने से मेरी अथॉरिटी इंप्रूव होती चली जाती है। देखो, जियो जो है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस मेकिंग कंटेंट इजियर फॉर एआई
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट उस तरीके से बना रहे हैं जो एआई को समझ में आए। तो बी एक्टिव, पोस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म टू बिल्ड ट्रस्ट। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर हम अपने इंफॉर्मेशन को डालते हैं। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ, कोई बायर ढूंढ रहा हूँ, कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहा हूँ, कोई सप्लायर ढूंढ रहा हूँ, तो भी वो मेरे पास में जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन आ रही है। बहुत सारे लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता होगा, ये कैसे बनेगा, कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो सीधा आंसर आ जाता है। सीधा के सीधा आजकल क्वेश्चन पूछो तो आंसर आता है बड़ा, उसको हम कहते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मेरी वेबसाइट में वो पूरा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा, अगर आप सोचोगे ना, अभी नोट्स बना करके आप सोचोगे तो आपके पास में अगले 1 महीने का काम अभी बैठ के बना लोगे आप। तो अभी मैंने कहा, और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल से आपको अभी मैं बताऊंगा कि कंटेंट बनाना है कैसे, ये भी बताऊंगा। मुझे बस बताना है ना, अपनी बीमारियों को सही से बताना है। मैं सिर्फ ये बताया पेट में दर्द है, उसलिए मैंने बोला है कि उससे पहले मैंने ये खाया था, ऊपर के हिस्से में दर्द है, ऐसे करने में होता है, नहीं होता है, पूरी इंफॉर्मेशन तो वो पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एफएक्यू में जाकर के सारे क्वेश्चंस के आंसर डालो। क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट। अपने कंटेंट के अंदर भी ना कोई हेडिंग वेडिंग बना के क्वेश्चन डाल दो, कुछ भी। जैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन दी, हाउ वी पैकेज, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे किस जगह उसको समझ में आए। कहीं पे मैंने बीच में कोई कंटेंट ले लिया, हाउ टू पैक, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, या ग्लास आइटम्स हैं उसको, जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसको डिटेल में दो पूरा का पूरा। उन क्वेश्चंस को लिखो जो बायर पूछते हैं ऑनलाइन। ये अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बायर के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ। और क्या करना है, एक दिन में नहीं डालना है। एक ही दिन में डाल देंगे तो अगले दिन क्या डालेंगे, धीरे धीरे करके। सोशल मीडिया की भी एक प्रैक्टिस होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में हमने 4 रील डाल दी, उसके बाद में 4 दिन नहीं डाला। उन लोगों की रील्स ज्यादा नहीं जाती, उनके प्रोडक्ट की रीच उतनी ज्यादा नहीं जाती जितने लोग कंसिस्टेंटली डालते हैं। तो आपको क्या करना है, मेटा की एक ऐप आती है, लिख लो आप, मेटा, उसको बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट। आपके फोन में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये मेटा की डाल लो। तो ये मेटा ऐप क्या करती है, आप यहां से एक कैलेंडर बना करके ना दोनों जगह पे पोस्ट कर सकते हो इकट्ठा। और जब आप पोस्ट करने के, जब आप शेड्यूल करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा यहाँ पर, वो ये बताएगा कि ये बेस्ट टाइम होता है जब आपको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आती है। तो हम जब यहाँ से जाएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि भाई एंगेजमेंट का बेस्ट टाइम क्या है मेरा। हम अपनी तरफ से डालते रहते हैं, पता ही नहीं होता कौन सा बेस्ट टाइम होगा। तो यहाँ से जाकर के मैं अपने एंगेजमेंट के हिसाब से जो मेरा बेस्ट एंगेजमेंट टाइम होता है वो डाल के देखता हूँ। एक साथ हो जाएगी, दोनों पे शूट हो जाएगी। 4 दिन की 5 दिन को उठा करके आपने शेड्यूल कर दिया। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल एक तरीके से, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है, इसको हम कहते हैं एआई का ब्रेन है एक्चुअली। तो एआई कैसे काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन तो वेबसाइटों से लेकर के आ रहा है, उसको कंसोलिडेट करता है, अपनी एक लैंग्वेज बनाता है और बताएगा। वो लैंग्वेज कैसे लेकर के आएगा, कोई छोटा बच्चा आया अगर, वो छोटे बच्चे को भाषा सीखता है वो अपने आप, तो कैसे सीखता है, सुन सुन के, जैसे माहौल में रहता है उस तरीके की भाषा सुनता है। अब कहीं पे वो जाएगा जहाँ कभी लोग बैठे होंगे तो वो कविताएं बनाना सीख जाएगा। शेर शायरी के बीच में, क्या शायरों के बीच में बैठेगा तो थोड़ी बहुत शेर शायरी भी कर लेगा। आपने कुछ आधा शेर बोला वो पूरा शेर कर देगा। ये सारा जो काम कर रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं, जो पढ़ने का काम है वो क्या कर रहा है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। तो आपको अपने कंटेंट के अंदर ये देखना है कि मैं उस कंटेंट को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो लैंग्वेज बन रही है उसके अंदर में जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल का जो पार्ट है उसको डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा हूँ। अपने कंटेंट में वो उस तरीके से इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी डिटेल्ड में। बस वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से डालना है जिससे कि एआई मुझे प्रेफरेंस दे। और एआई प्रेफरेंस कैसे दे रहा है, वो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन उठा रहा है, बजाय मैं सिर्फ उसको बेचने की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसकी जगह मैं हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी जो मेरे कीवर्ड है वो कंटेंट के अंदर है।
सोशल मीडिया पे जब पोस्ट डालोगे ना, लेंथी पोस्ट बनाओ। चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो, इंस्टाग्राम पे 5 हैशटैग डालते हैं, उसको बोलो मेरे लिए इंस्टाग्राम के लिए एक लेंथी पोस्ट बनाना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी लिखो उसको वहां पर। ये लिखो कि मेरा बायर कहाँ बैठा होता है, किस तरीके का है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दो। और फिर जब बना करके दे तो उसको चेक करके अपने हाथ से चेंज करो, क्योंकि जो ये सारी चीजें बना रहा है क्या वो ये नहीं समझ सकता कि ये मेरा ही बनाया हुआ है। अपने बच्चे को तो पहचान ही देते हम लोग नहीं, तो थोड़ा बहुत उसको चेंज करो। AI trained on global information, understand questions and context, generate human-like language, provide insights and recommendations। यानी वो क्या कर रहा है, सबको सर्च करता है, अपनी एक लैंग्वेज बनाता है और उसके बाद में इनसाइट और रिकमेंडेशंस अपने हिसाब से वो देता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसी तरीके से आती है। कंटेंट डेवलप करेंगे, जैसे मान लो मुझे ब्लॉग बनाना है, सोशल मीडिया के लिए कैप्शन बनाने हैं, प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बनानी है, वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाना है, जो भी चीजें मुझे बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रॉम्प्ट क्रिएशन। प्रॉम्प्ट ऐसा बनाना है, अगर मान लो मुझे कोई ब्लॉग बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने उसको पहले बोला कि मुझे ब्लॉग टॉपिक सजेस्ट करो, मेरा बंदा जो क्लाइंट है वो वहाँ पर है, उस जगह पर है, वो पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और इंडस्ट्री में क्या डिमांड है आज की डेट में, वहाँ पर क्या लोग सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे पहले सजेशन दो। फिर मुझे सजेशन देगा, फिर मैं उससे पहले नाम में चेंज कराऊंगा 10 बार। जब मेरे मतलब का एक टॉपिक बन जाएगा, उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेरा प्रायोरिटी कीवर्ड क्या है। आप देखो इसमें प्रायोरिटी कीवर्ड, प्रायोरिटी कीवर्ड मेरा ये है, तो जो पहला पैराग्राफ देखना है इसके अंदर एक प्रायोरिटी कीवर्ड आना चाहिए। फर्स्ट आपको बताना है उसको सारी चीजें, जैसे कोई बच्चा आपके पास में आएगा तो उसको सारी चीजें बताओगे ना, उसको बताओ ये मेरा प्रायोरिटी कीवर्ड है, ये मेरे फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी प्रेफरेंस। फिर मैं इसको बताऊंगा मेरे प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड्स कौन से हैं, यानी कि उसके साथ में और चीजें क्या हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, बेस्ट चीजें, मेन कीवर्ड के साथ में और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। मैंने उसको ये वाली चीजें बताई कि प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड इंक्लूड करने हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी है वो आप दोगे, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए उसके अंदर। उसके बाद में FAQ के क्वेश्चन डालो उसके अंदर, हर एक चीज कि ये क्वेश्चंस के आंसर, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे ये सारे के सारे आपको ना हेडिंग बना के डालने हैं। हेडिंग सोलह चीजें को बताओ, जैसे एग्जामिनर चेक करता है ना तो देखता है हेडिंग बनी हुई है और फिर लिखा हुआ है, हेडिंग से याद अंदाजा लग जाता है कि हाँ ठीक है। अब हमने हेडिंग मिस कर दी तो हो सकता है एग्जामिनर भी मिस कर दे कोई ना कोई चीज। हेडिंग बना करके इन सब चीजों को लिखना। FAQ की हेडिंग बनाई, फिर 2 क्वेश्चन डाल दिए। तो अब मुझे क्या करना, मेरा ब्लॉग बन गया, लास्ट में उसको बोलूंगा कॉल टू एक्शन। पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो मैं उसको मैंने मेंशन किया कि जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो कॉल टू एक्शन का बनाना। अब जो आपके लिए ब्लॉग बना करके देगा ना वो AI के फ्रेंडली है, AI के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि आपने FAQ को भी इंक्लूड कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से दिया, और SEO फ्रेंडली है क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी कीवर्ड और प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड भी दे दिया। अब जो आपके पास में ब्लॉग बन के आएगा, आप देखना 3 दिन बाद वो गूगल पर रैंक कर रहा होगा। अगर आपने 10 ब्लॉग बना दिए, आप AI सर्चेस में आना शुरू हो जाओ। बिल्कुल एकदम हैक है ये, बिल्कुल प्रैक्टिस है ये। अगर ये वाली प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर देखना, क्योंकि जो अभी यहाँ बैठे हैं ना, मैं देखो होता क्या है, जिसको पता होता है वो उस चीज को कर रहा होता है, जिसको पता ही नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। करना तो हम सब चाह रहे होते हैं, तो मेरा काम है बताने का। हम हमेशा कहते हैं ना, जैसे माँ बाप बोलते हैं भाई हमारा काम है बताने का, बाकी तुम करो। मैं चाहूंगा कि करो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप आए हो राज करने के लिए, करो ये सारी चीजें। राज मतलब गूगल के ऊपर, AI के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। हम और क्या करेंगे, यहाँ पर यही कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये ब्लॉग की आउटलाइन, सोशल मीडिया कैप्शंस बनाने हैं उसको अपने। अच्छा एक और चीज होती है, हम पहले ही बता देते हैं उसको। मैंने उसको अपना नाम बता दिया, अपनी कंपनी का नाम बता दिया, अपने बिजनेस के बारे में बता दिया, जिससे कि हर बार मुझे वो इन्फॉर्मेशन ना देनी पड़े। और उसको बोलो प्लीज से,
तो वो सेव कर लेगा। अगली बार आप कोई इन्फॉर्मेशन बनाओगे तो उसको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है 5 हैशटैग देने हैं, ये देना है, वो देना है। उसको पता है आपका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, तो वो अगली बार आपको टाइम सेव हो जाएगा। AI हेल्प रिड्यूस कंटेंट राइटिंग टाइम। तो जब भी होगा, अच्छा बन के आ गया, उसके बाद मैंने उसको ऐसा नहीं कि उसको कंटेंट को मैंने उठाया और फिर ह्यूमन AI पे टूल पे गया और वहां पे जाके पेस्ट करके मैंने कहा उसको ह्यूमन AI कर दे। नहीं, अपने आप पर खुद से थोड़ा थोड़ा सा उसको चेंज करो। कुछ ना कुछ तो आप एक्सपर्ट हो अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज के, आपको पता है क्या बनाना है। टॉपिक सर्च, देखो मैं हमेशा ब्लॉग को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ क्योंकि ब्लॉग एक मेन रास्ता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और अदर इंजन ऑप्टिमाइजेशन तक पहुंचने का। तो टॉपिक का रिसर्च करना, स्ट्रक्चर बनाना, कंटेंट का ड्राफ्ट बनाना, एडिटिंग के लिए अगर आपने खुद बनाया हुआ है, ये सारी चीजों के लिए आप चैट जीपीटी यूज करो, बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, हर चीज के लिए कुछ चीजें मुझे पता होती है ना, जो जितनी इंफॉर्मेशन मुझे पता है ना वो सारी इंफॉर्मेशन लिख करके आप उसको बोलोगे आप अच्छे से लिख दे। और उसके अंदर जब भी आप लिखोगे तो उसको बोलना ये मेरा मेन कीवर्ड है, ये मेरे प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड है, तो कीवर्ड जरूर दो उसको। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये बताना भूल गया था, हमेशा उसको बताओ डेंसिटी। तो प्रायोरिटी कीवर्ड की डेंसिटी हमेशा उसको बताना। अब हमने ये तो लिख दिया कि ये मेरा प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड है, अब उसको बताओ डेंसिटी शुड बी 1%। Sorry, what is density in this case? डेंसिटी होती है जो मैं जितने वर्ड्स का मैंने कोई ब्लॉग या कंटेंट मैंने डेवलप किया है, अब इस वर्ड के अंदर नंबर ऑफ परसेंटेज कीवर्ड का, तो अगर 100 वर्ड का कुछ है तो एक कीवर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। इट शुड नॉट कीवर्ड रिच कंटेंट। कीवर्ड रिच कंटेंट किसी को पसंद नहीं आता है, आपको भी नहीं आएगा, बाद को भी नहीं आएगा, AI को भी नहीं आएगा। So if it is not 1, if it is 5, let's suppose, तो उसमें क्या होगा? तो वो स्पैमिंग में जाएगा, Crawlers वो करेगा, वो उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट। Okay. So उसको जितना आपका नाम ज़्यादा रिपीट हो, that is not good. नहीं, नाम को भी बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है, एक बार हमने लिख दिया, भाई आपने वाई चूज करके कुछ डाल दिया, कंपनी का नाम वहां मेंशन कर दिया, या शुरुआत में ब्लॉग, देखो ब्लॉग में तो वैसे भी कंपनी का नाम नहीं देता क्योंकि ब्लॉग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हो। प्रोडक्ट में भी आप कंपनी का नाम इतना दोगे नहीं। अब ब्लॉग हम बनाते क्यों हैं? मान लो मैंने एक प्रोडक्ट के लिए या एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने ब्लॉग लिखा कि इसको मेरे को एक बैकलिंक मिल जाए, अब उसी के अंदर मैंने दूसरे प्रोडक्ट को मेंशन कर दिया, उसका बैकलिंक दे दिया, तो अब क्या होगा, इससे आपके इंटरनल बैकलिंक बढ़ जाएंगे, और इंटरनल बैकलिंक बढ़ने से क्या होगा, पेज रैंक इंप्रूव होगा। पीआर उसको बोलते हैं, एक होता है हमारा डोमेन अथॉरिटी, एक होता है हमारा पेज अथॉरिटी, और एक होता है डोमेन का रैंक होता है और एक पेज का रैंक होता है। तो पेज का रैंक आपका कैसे इंप्रूव होएगा, बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे इंप्रूव होगी, बैकलिंक से। तो मुझे क्या करना है, मुझे बैकलिंक बनाने रोज रोज कहाँ जाऊंगा, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे बैकलिंक दूंगा। तो मान लो मेरे को ये पता करना है, एक और प्रॉब्लम आती है, आपके पता नहीं, आपके जो बंदे होंगे जो भी काम कर रहे होंगे उनको पता होगा नहीं होगा, एक कीवर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, कीवर्ड का एनालाइजेशन की। जनरली बहुत सारे लोग ये भी कर देते हैं, यानी एक ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने 3 पेजेस बना दिए कॉमन, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर और कंटेंट बनाएगा, ये मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर और एक कंटेंट बनाएगा। ऐसा नहीं करना, अगर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है तो दूसरी जगह पर मैं उसका बैकलिंक दूंगा उसी पेज का, मल्टीपल पेजेस नहीं बनाने, ये बस ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन दो ना, इन्फॉर्मेशन दो और इन्फॉर्मेशन के बीच में यूज करो उसको। तो मैं जब मैं चैट जीपीटी से कंटेंट बनवा रहा हूं तो मैं वहीं पे उसको बता दूंगा कि भाई ये वाला कीवर्ड है मेरा, तो वो जब वो उस कीवर्ड को भी यूज करेगा तो उसके ऊपर मैंने उस पेज का बैकलिंक दे दिया, हाइपरलिंक इसको बोलते हैं। Excuse me, what is the difference between priority keyword and proximity keyword? प्रायोरिटी कीवर्ड क्या होता है, मैं पर्टिकुलरली जब कोई पेज बनाता हूं तो मैं सर्च इंजन को और एआई को बताता हूं कि ये वाला इंफॉर्मेशन के लिए ये पेज बना हुआ है, तो एक ही होना चाहिए वो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खिचड़ी पका देते हैं उसमें, तो वो समझ में ही नहीं आ पाता, तो वो आएगा उसको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, तो वो छोड़ जाएगा। तो मैं एक ही चीज बता रहा हूं स्पेसिफिकली मैंने उसके लिए, तो वो मेरा हो गया प्रायोरिटी। अब प्रॉक्सिमिटी हो गया उसके सिमिलर वर्ड। तो जब आप एआई को बताओगे ना प्रायोरिटी और प्रॉक्सिमिटी, तो वो आपको प्रायोरिटी, उसी प्रायोरिटी के प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड अपने आप बता देगा। तो उस प्रायोरिटी कीवर्ड के आपने और 4 प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड उसके अंदर यूज कर लिए,
ताकि मेरे दाएं बाएं के जो कीवर्ड है वो भी कवर हो जाए, लेकिन प्रायोरिटी चेंज ना हो। प्रायोरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आपके नॉर्मली जो प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स हैं, हाउ मेनी कैन यू पुट इन दैट? वन, जस्ट वन? इट शुड बी लॉन्ग टेल। और ओके, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले 2015 में ये एक अपडेट आया था, हाँ जी। तो उसको हमने कहा था रैंक ब्रेन अपडेट। तो 2015 से पहले क्या होता था कि जो सर्च इंजन थे ये वर्ड्स को अलग अलग पढ़ते थे, और उसके बाद में जब रैंक ब्रेन आया तो रैंक ब्रेन से ये हो गया कि इंटेंशन को देखने लग गया कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है। तो अब मैं कुछ पूछूंगा तो वो मेरी इंटेंशन के हिसाब से देखेगा कि ये बंदा बैठा कहाँ है, उस हिसाब से देखना आपको रिजल्ट आएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे लॉन्ग टेल कोई रखना है। अगर मान लो अगर ये शर्ट में डाल रहा हूँ तो मैं उस शर्ट का प्रायोरिटी कीवर्ड सिर्फ शर्ट ही नहीं होगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ तो जो भी मेरा पर्टिकुलर उसका मैंने डाल दिया यहाँ पे, जो भी उसका फैब्रिक है वो डाल दिया, प्रिंट मैंने मेंशन कर दिया, मैंने उसी के अंदर लिख दिया ऑफिस वेयर, कैजुअल वेयर, यानी कि मैंने एक पहले कॉमा से पहले मैंने जो मैं लिख सकता हूँ वो मैंने लिखा। तो अब मैंने ये अश्योरिटी कर ली कि अगर कोई ये टाइप करेगा ना तब ये आ जाएगा। राइट। क्योंकि छोटी क्वेरी अब लोग नहीं डाल रहे हैं, लोग बड़ी क्वेरी डाल रहे हैं। जब भी लोग वॉइस सर्च करते हैं ना तो वॉइस सर्च में लोग हमेशा लंबी क्वेरी डालते हैं। टाइप करोगे तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट आता है ना, तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट कैसे आ रहा है, वो भी जनरेटिव से ही आ रहा है। वही आपका एलएलएम ही काम कर रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आधा शेर बोला तो आधा उसने बोल दिया कि भाई ये है, क्योंकि उसने पढ़ा कि इस तरीके से है, हर जगह है वो। तो हम ये बोले एआई कहानी है, आप ईमेल कंपोज करना शुरू करो, कुछ लिखोगे वो अपने आप बताना शुरू कर देगा, उसके आगे आगे के वर्ड आना शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से मुझे कंटेंट को बनाना है, ताकि मैंने कहा लॉन्ग टेल क्वेरीज को जब मैं हैंडल करना शुरू करूंगा ना, कीवर्ड भी लॉन्ग टेल, क्योंकि जिसको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप अपनी इंटेंशन भी मेंशन करोगे। आपको कौन से फंक्शन के लिए चाहिए, मान लो आप कपड़ा ढूंढ रहे हो तो आप मेंशन कर दो ना, मेहंदी के लिए चाहिए, काले रंग का चाहिए, सब बताते हो ना। सिर्फ इतना थोड़ा डाल देते हो कि भैया फेस्टिवल ड्रेस, कंफ्यूज हो जाएगा वो, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप पूरे बता देते हो मेहंदी फंक्शन के लिए चाहिए, इतने बजट का चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इंटेंशन और बायर इंटेंशन, मैंने दोनों चीजें डाल दी यहाँ पर। अच्छा मैं एक और बात कर रहा था, अब ये थोड़ा कितना टाइम हो गया, बाय डेल लैपटॉप ऑनलाइन। अब ज्यादातर लोग ना ये वाला कीवर्ड यूज करेंगे। अब मान लो मैं कोई दूसरा कीवर्ड डालता हूं यहाँ पर, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट कमर्शियल लैपटॉप अंडर 60,000 50,000। अब ये जो कीवर्ड है ना, बेसिकली ये आपने जो बनाया ना, ये आपने प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए बनाया। आप अब इसको अपने बिजनेस से लिंक करें, तो जब ये वाले कीवर्ड मेरे पास होंगे ना तब आप एआई में आओगे। अदरवाइज आपने क्या किया, स्पेसिफिकली हमने कीवर्ड्स कम कर लिए। जब हमने कीवर्ड्स कम कर लिए तो मेरे पेजेस कम हो गए, पेजेस कम हो गए तो फिर हम जो बात कर रहे हैं आज का पूरा सेशन जो है हमारा जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये चीजें रहे। क्योंकि सर्चेस जो है ना अभी क्या होगा, थोड़े टाइम बाद लोग करना खत्म कर देंगे और लोग एआई पर ही सीधा क्वेश्चन लिखेंगे। तो कहेंगे क्यों मैं जाऊँ किसी वेबसाइट पर जाऊँ, उसके हिसाब से पढूं, जो प्रॉपर मेरे को जब डिफाइंड इंफॉर्मेशन रिसर्च करके जब मेरे को एआई दे रहा है तो वो ट्रस्ट करती है, मैं उसके ऊपर ही जाऊंगा। तो अभी अगर मैंने नहीं शुरू किया करेंगे तो अभी क्या होगा, हो सकता है और 1 साल बाद 2 साल बाद हम लोग उस प्रैक्टिस को छोड़ना शुरू कर देंगे, तब हमारे लिए आएगा। तो अभी जब ये लोग सब लोग यूज करेंगे तब तक आप वहां पर अपनी एक बढ़िया जगह बना चुके होंगे। नहीं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जोड़ जाड़ करके कहानी बनाएं ताकि कोई कुछ भी डाले उससे रिलेटेड। तो हम जनरली क्वेश्चंस की हेडिंग बनाएं, है ना, कि भाई इस दोष के लिए क्या चीज हो सकती है, वहां पर भी आ गया। तो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन में कैसे बना रहा हूं, एआई को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जा रहे हैं ना वहां पर। तो आपने क्या किया, वही इंफॉर्मेशन आप क्रिएट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ह्यूमन एक्सपर्टाइजेशन एसेंशियल है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि उसको पता चल रहा है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन को घुमा कर आकर के दे रहा है। तो आपने अपने हिसाब से कंटेंट बनाया और उसके बाद में उसमें अपना ह्यूमन टच दे दिया। इंफॉर्मेशन तो आप ही दे रहे हो ना, जब आप उसको कंटेंट दोगे कि अपने प्रोडक्ट के मटेरियल दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, यूसेज आप बताओगे, उसके क्या क्या यूसेज हो सकते हैं, कहाँ यूज हो सकता है, उसकी हेरिटेज वैल्यू क्या है, वास्तु से रिलेटेड अगर कोई बेनिफिट है नहीं है, कहाँ रख सकते हो,
कहाँ काम आएगा, होटल के लिए है, मोटेल के लिए है, घर के लिए है, किचन के लिए है, सब चीजों को हम मेंशन करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही रहा कि हम कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं उस तरीके से, एजुकेशनल कंटेंट है, इंडस्ट्री नॉलेज, थॉट लीडरशिप और कंसिस्टेंट पब्लिशिंग। मैंने पहले ही बोला था कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है रिकरेंस। रिकरेंस जो होती है ना वो YouTube में काम करती है। अगर कोई यहाँ पे YouTube पर कोई मान लो कोई होते हैं ना, हम आजकल होते हैं YouTube क्रिएटर, उनके लिए रिकरेंस काम करती है, लगातार कंटेंट डेवलप कर जा रहे हैं। हमारे लिए नहीं है ये, हमारे लिए कंसिस्टेंसी, हफ्ते की दो मेरे पास 4 पोस्ट आ गई हैं, उठा करके अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल कर दूंगा मैं। टाइम, जो टाइम आप डाल रहे हो, जहां पर आपको वो बता रहा है मेटा सूट में जाकर के उस हिसाब से उसको शेड्यूल कर दो। हमें लगता है कि जैसे जब फिर हम कीवर्ड टूल यूज करते हैं ना, तब पता चलता है कि लोग ये सर्च करते हैं, मैं सोचता था ये सर्च करते हैं, मैं सोचता हूँ ये सर्च करते हैं, लेकिन लोग तो ये सर्च कर रहे हैं। तो अब जब मैं यहाँ पे जाकर के देखूंगा तब मुझे पता चलेगा किस तरीके से मुझे कंटेंट को बनाना है और कब डालना है। तो वो मेरे को बता रहा है, मैं उसके हिसाब से चलूं, क्योंकि वो भी एआई है ना, उसने देखा है कि किस टाइम पे यूजर आते हैं, जो मेरे को, मेरा यूजर कौन है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को क्या एंगेजमेंट आ रही है। हो सकता है मेरी पोस्ट पर लाइक ही नहीं आती है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उसको बोला कि लोगों को एंगेजमेंट दो तो आपको एंगेजमेंट मिलेगी, लोगों को एंगेजमेंट देने से एंगेजमेंट मिलेगी। वो बोला कैसे एंगेजमेंट देंगे, मैंने कहा उनको लाइक करो, कमेंट करो। कह रहे सर ये तो डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाएगा, हम किसी को लाइक करेंगे, मतलब लाइक देने के लिए भी। अब आप देखना आपके पास में उन्हीं लोगों की नोटिफिकेशन आती है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे जो आपको एंगेजमेंट देते हैं। कभी नोटिस किया ये? बाकी लोगों की नहीं आती है। तो आपने क्या करना है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों को शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अब उनको बेनिफिट मिल रहा है एक्चुअली। तो हमें क्या करना है, हमें ये थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे अपनी रीच बढ़ानी है ना, मेरी रीच कैसे बढ़ेगी? तो पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको एक दिया कि जो कंटेंट बना रहा हूँ वो ऐसा हो जो इमोशन कुछ क्रिएट कर रहा है। कोई अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो ऐसी कोई वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें बंदा शुरू के 8-10 सेकंड तक रुक जा रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें करने से क्या होगा, हमें खुद ही समझ में आने लग जाएगा अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है। एक हैबिट हो जाती है ना, एक होती है हॉबी, मेरी तो हॉबी है ये, बस उसको थोड़ा सा हमने किया कि यार आज एक कुछ ऐसा कुछ बना लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ शूट करते हैं, एक पहले ये पकड़ा फिर ये पकड़ा फिर ये पकड़ा, तो फिर वो डालने का वो कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं बनाते रहते हैं, कुछ नहीं आ रहा होता फिर भी आप देखना बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वो खाना बनाने का कुछ बनाए जा रहे हैं, कुछ करे जा रहे हैं, कुछ करे जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मैंने पहले बता दिया आपको कि कोई वीकली या एक वीक में 1 या 2 ब्लॉग डालना शुरू करो और प्रोडक्ट में रेगुलरली अपडेट करते रहो। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को देखो, ऐसा नहीं होता कि उस पेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। जब आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया उसमें कुछ चेंज करोगे ना, तब भी जब क्रॉलर आएगा ना, क्रॉलर या रॉबर्ट हम जिसको बोलते हैं या गूगल बॉट, अब जब ये बॉट आएगा ना तो वो उस चेंज को पढ़ लेगा, क्योंकि उसके पास पहले की एक कॉपी है और दोबारा वो कॉपी आएगी तो उसमें कुछ 2 लाइन अपडेट हो गई हैं। तो वो 2 लाइन अपडेट होने से क्या होगा कि वो री इंडेक्सिंग के लिए जाएगा और वो कैश हो जाएगा, तो आपके पेज को हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका जो ड्यूअल टाइम है वो इंक्रीज होगा, सेशन टाइम इंक्रीज होगा, सारी चीजें बेनिफिट मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे। अब मैंने देखा कि यार बहुत दिनों से कुछ किया नहीं है, तो उठा करके कोई कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन डाल दी। पिछले अभी मेरे पास मान लो FAQ नहीं डाला था, तो मैंने अब जाकर के कुछ FAQ ऐड कर दिया, 2 FAQ और उसमें ऐड कर लिए, कोई और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मुझे पता है कि अभी की डेट में लोग को AI पर ही जाकर सर्च करेंगे और मेरा टारगेट भी वही है कि हम AI सर्चेज में आए और AI को यूज करके ही AI सर्चेज में आए। ये आप देख लेना आपको क्या क्या करना है। आपको फोटो लेना है तो वो भी ले सकते हो आप लोग। वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपडेट करो, डिस्क्रिप्शन जो भी चीजें हैं, ब्लॉग हैं, क्राफ्ट स्टोरीज हैं, FAQ है, ये सारी चीजें आपको
करनी ही है, यहाँ से जाने के बाद में लिस्ट बना लेना, जैसे उसने बनाया था ना वो फोटो लगाया हुआ है ऐसे, नीली पीली पर्चियां चिपका लो, इतने ब्लॉग रील सारी चीजें। देखो टाइम निकाल के आप आए हो, करने के लिए आए हो। फ्यूचर ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, AI ड्रिवन डिस्कवरी एंड रिकमेंडेशन। तो कन्वर्सेशनल सर्च एक्सपीरियंसेस, AI powered product recommendations, personalized buyer discovery, strong content authority. In the future, AI will guide how global buyers search, discover product, सब कुछ जाकर के AI टूल्स पे जाकर के यूज होगा। और जब भी हम बात करेंगे AI टूल्स पे आने के लिए, तो मुझे हमेशा लॉन्ग टेल क्वेरीज को हैंडल करना है। यानी मैं ये लिख रहा हूँ कि भारत में, इंडिया में ये कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन दो, वहां से बंदा तुम्हारे प्रोडक्ट पे आ जाएगा। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन बना रहे हो, वहां पर आपने अपने प्रोडक्ट का एक बैकलिंक दे दिया। बैकलिंक देने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर क्रॉलर भी जाएगा, सर्च इंजन भी जाएगा, हो सकता है ह्यूमन भी चला जाए क्लिक करके। आइडिया के लिए कैसे बनता है यहाँ देख लो, जैसे विकिपीडिया पे लिंक ही लिंक दे रखे होते हैं ना, ऐसे लिंक नहीं देने, एक पेज पे 3 लिंक दे सकते हैं हम, ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। बैकलिंक्स तो ये वेबसाइट पे होते हैं कि ब्लॉग में भी होते हैं। आपके सोशल मीडिया पर, जैसे आप लिंक्डइन पे कोई पोस्ट बना रहे हो, तो एक और चीज आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आप लिख लो इसको। आप जैसे मैंने स्कीमा बताया था ना पहले, कि सोशल मीडिया को लिंक करने के लिए मेरे पास स्कीमा मार्कअप में मेरे को उनको मेंशन करना है। स्कीमा मार्कअप, SCHEMA, स्कीमा मार्कअप। तो जैसे स्कीमा मार्कअप हम क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी बॉट, सर्च बॉट, AI बॉट मेरे से छूटे ना। ओपन ग्राफ होता है फेसबुक के लिए, बेसिकली ओपन ग्राफ फेसबुक ने उनको इंट्रोड्यूस किया था, और फेस उसको अब बाकी के सोशल मीडिया भी कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एक बढ़िया सी इमेज डालनी है हर प्रोडक्ट के लिए, जिसको आप फीचर्ड इमेज करते हो। तो जब आप स्कीमा मार्कअप करते हो, वैसे ओपन ग्राफ का एक थोड़ा सा कोड आता है, उसके अंदर एक बढ़िया सी इमेज लगाओ। अब होगा क्या, उसको जब आप सोशल मीडिया पर शेयर करोगे ना उस लिंक को, तो वो इमेज आएगी वहां पे, खाली लिंक नहीं आएगा। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बंदा पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई उल्टी सीधी इमेज आ रही है, उस पे एक प्ले का बटन होता है, बंदा प्ले करता है, किसी वेबसाइट पे चला जाता है, वही। तो यहाँ पर आपके पेज पे अगर कोई इमेज नहीं भी है, तो ओपन ग्राफ के थ्रू आप इमेज डाल सकते हो। तो बढ़िया सी कोई इमेज, ऐसी इमेज जिसको बंदा क्लिक करे, प्रोडक्ट की इमेज है, या कोई प्रोडक्ट के साथ में कोई ऐसी आपको लगता है कि बंदा क्लिक करे मेरे पास, तो ऐसी कोई इमेज आप लगाना चाहते हो, तो वो ओपन ग्राफ के थ्रू लगा सकते हो। और सोशल मीडिया पे भी यही प्रैक्टिस है, लंबी पोस्ट, बड़ी पोस्ट। बहुत सारे लोग बहुत सारे छोटा सा लिखते हैं, हैशटैग दुनिया भर के डाल देते हैं, इररिलेवेंट हैशटैग, कोई बेनिफिट नहीं। तो इररिलेवेंट अगर बैकलिंक है, उसका बेनिफिट नहीं है। हर चीज रेलेवेंट हो। सो ये लॉन्ग पोस्ट इंस्टा पे भी चलेगी, जनरली लोग हाँ डिस्करेज करते हैं। बिल्कुल चलते हैं। नहीं, इंस्टाग्राम पर आपको बहुत 5 हैशटैग डालने हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की अगर कोई पोस्ट, इंस्टाग्राम की अगर आप गूगल पे देखोगे ना, मान लो आपने कोई पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन आपने डाली और उससे हो सकता है इंस्टाग्राम पे लिंक आ गया, तो वो आप जा करके देखना, उसके जो कंटेंट लिखा होगा उसकी वजह से आएगी। तो कंटेंट के अंदर वो मेंशन कर सकता। मैं कोई पोस्ट बना रहा होता हूँ, तो वो लेंथी पोस्ट ही बना, टॉपिक जो होएगा पहले उसको मेंशन करूंगा। आप जब मेटा बिजनेस शूट करोगे तो आप उसमें हेडिंग भी डाल सकते हो, तो हाँ हेडिंग भी डाल सकते हो आप, तो वो मेंशन हो जाएगा। हेडिंग को तो मैंने पहले ही बताया ना, एग्जामिनर को तो हेडिंग चाहिए ना, उसको पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से लंबी पोस्ट बनाओ, लंबी पोस्ट हर जगह काम करती है। अब एक और चीज देखो, मेरा पेज कितना होना चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पेज में कितने वर्ड हो, तो मैंने कहा अप टू 500। ब्लॉग बनाऊंगा अप टू 700, आर्टिकल बना रहा हूँ अप टू 1000। तो वो मुझे 1000 वर्ड तक लेके जाने हैं, जितनी लिमिट है उतना बड़ा कंटेंट बनाऊंगा। और उसके बाद में बस थैंक्स आ गया आप सबके टाइम के लिए, धन्यवाद।
उसमें कीवर्ड्स में हम कितने वर्ड्स डाल सकते हैं जो आप लॉन्ग टेल के हिसाब से बोल रहा था? लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब हो गया, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर मान लो मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं अपने से एग्जांपल लेता हूँ, आप एग्जांपल को अपने हिसाब से कवर कर लेना। तो मेरे लिए क्या होगा, मैं बोलूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया। रादर मैं लूँ वेबसाइट डेवलपमेंट एक सेपरेट डाला, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं, मैंने एक अब वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ये मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। करेक्ट। अब उसके साथ में इसके प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड क्या हो सकते हैं, जैसे टॉप वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इंडिया, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इंडिया, या इसके बीच में कोई वर्ड आता है। एक नॉर्मल चीज होती है, एक आपको आगे भी काम आएगा ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपके दिमाग में जो बाद में क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर भी देता हूँ। तो एक हमारा पास में मैंने बताया लॉन्ग फ्रेज, फ्रेज हम बोलते हैं जब वर्ड मिल जाते हैं। राइट। अब उसके बीच में एक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच, एक होता है हमारा फ्रेज मैच, और एक होता है हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड। अब क्या होता है, जितने भी जब आप किसी कीवर्ड को मैच टारगेट करते हो तो ऑटोमेटिकली फ्रेज मैच काम करता है वहां पे। तो फ्रेज मैच का मतलब क्या हो गया, कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ बीच में, तो उनको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। करेक्ट। तो आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करने का बेनिफिट ये मिलेगा, क्योंकि देखो मैं आज का जो सेशन है ना, खासतौर पे मैं उसको लेके चल रहा हूँ एआई के पर्पस से। आज के सेशन को हम एआई के पर्पस से ले रहे हैं। एआई का क्या काम है, मेरे को जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली मेरे को इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पर्टिकुलर, मैंने पहले एग्जांपल दिया कि जब मुझे कोई चीज खरीदनी होती है तो मैं अपनी इंटेंशन भी डाल देता हूँ। आज की डेट में मुझे कोई मान लो एसी खरीदना होता है तो मैं मेंशन कर देता हूँ साथ में 5 स्टार चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, विंडो का चाहिए या स्प्रेड का चाहिए, बजट भी डाल देता हूँ। हाँ, इन्वर्टर भी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, लॉन्ग टेल डाला ना, तो अब मैं जब अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड डालूंगा। लॉन्ग टेल के अंदर शॉर्ट टेल तो कवर कर ही लिया मैं। अब लॉन्ग टेल से करने के लिए क्या होगा, मेरा जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और जो एआई है वो भी काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन। राइट। तो अब प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड मैंने बता दिया, जो उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन, जो फ्रेज मैच है हमारा, वो प्रॉक्सिमिटी। आप प्रॉम्प्ट्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, प्रॉम्प्ट के बारे में बता रहा था, मैंने पहले बता दिया था वैसे तो कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करेंगे। जो मुझे चाहिए ना वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो नॉर्मली जब मैं बच्चों को बोलता हूँ प्रॉम्प्ट, या आपको मैं किसी को बोलूंगा कि प्रॉम्प्ट क्रिएट करो यहाँ पर, तो हम ना इधर पे कम स्ट्रेस देंगे, हम सोचेंगे सारा स्ट्रेस यही लेते हैं। लेकिन फिर जो कंटेंट बना करके देगा वो कॉमन कंटेंट होगा, वो वैसे ही होगा जैसे आपको जनरल इलाज मिल गया, स्पेसिफिक चीज नहीं है। तो अब जब आपको प्रॉम्प्ट बनाना है तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप उसको बताओगे प्रॉम्प्ट क्रिएशन में पहले कि मुझे सब्जेक्ट क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट के अंदर मेरा प्रायोरिटी कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको बताना है कि पहले पैराग्राफ के अंदर जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए, पहले पैराग्राफ। इसको एक टेक्निकली जब हम बोलते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी, प्रॉक्सिमिटी और डेंसिटी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का। तो प्रायोरिटी को मैंने पहले पैराग्राफ, अगर मान लो कोई आंसर किसी को आपने कोई जनरल को आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर देना शुरू किया, तो शुरुआत में उस वर्ड को लोगे, जो क्वेश्चन है या जो भी बताना शुरू कर रहे हो उसको पहले लोगे या बाद में लोगे? पहले लेंगे। तो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कैसे दोगे? पहले पैराग्राफ में। बिल्कुल है क्या ये? कोई कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैं जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो करके एआई रिकमेंडेशंस में आ रहे हैं सब। तो प्रायोरिटी, प्रॉक्सिमिटी और डेंसिटी। डेंसिटी इसलिए मैंने बोला कि डेंसिटी को मेंटेन करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको एआई नहीं देगा ये चीजें, आपने कंटेंट में उसको बता दिया, टीच करना पड़ेगा। हाँ, हमें उसको बताना, हमें प्रॉम्प्ट लिख के सारा बताना है और अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। वो नहीं बता पा रहा है ना, इमेज अपलोड कर दो, जैसे भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, अब बना दो। और फिर उसको मैनुअली सारा का सारा चेक किया, फिर उसको बोला चल यार इसमें FAQ यूजर की जो मेरे बाहर के क्वेश्चंस हो सकते हैं ना वो भी ऐड कर ले।
तब बन करके आएगा आपका बढ़िया कंटेंट। तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनानी है, आपको क्या करना है, अबाउट अस का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को मैं नहीं मानता होता, मैं मानता हूँ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और एक FAQ बहुत ज़रूरी है, एक ब्लॉग बहुत ज़रूरी है, और हफ्ते में कम से कम 1 या 2 ब्लॉग जाने चाहिए। टाइम टू टाइम मैं प्रोडक्ट में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करता रहूँ। मेरे पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो ये बहुत सारे ब्लॉग्स डाल दूंगा, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग काम। नहीं, प्रोडक्ट के एक्चुअल में क्या होता है, देखो हम फिर तो आप वही करोगे, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे तो अलग अलग कीवर्ड। ब्लॉग, आप ब्लॉग जब बनाने के लिए जाओगे ना, आप प्रोडक्ट बताओ, जैसे कैंडल है। अब आप जब ब्लॉग बनाओगे हमेशा, तो अब मान लो कोई कैंडल के बारे में नहीं होगा वो, अब आप और बहुत सारी चीज़ों जैसे इको फ्रेंडली बताया, अलग टाइप। हाँ, कुछ ना कुछ अलग अलग बनाना है। टी वैक्स हो गया, 600 हो गया समथिंग। व्हाट इज द कोई ना कोई अलग अलग चीजें बनानी है, और फिर उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसका लिंक देना। तब आपके अलग अलग होंगे, तो आप फ्रेगनेंसेस के बारे में, कुछ फ्रेगनेंस वाले होंगे तो आप फ्रेगनेंसेस के ऊपर डिस्कस करो कि कैसे जो आर्टिफिशियल जो आप स्प्रे करते हो या घर में जो रूम फ्रेशनर लगाते हो वो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डेकोर के बारे देखो में बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे होते हैं, वैसे मान लो कोई आदमी है जिसको कुछ, मान लो कोई मेडिसिन ही बेच रहा है, तो वो मेडिसिन के बारे में ब्लॉग नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि अगर मेरा वो चीज ठीक कर रही है तो उससे रिलेटेड मैंने कोई ब्लॉग बनाया और घुमा फिरा करके यूजर को लेके आया, और इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे ना तो फायदा नहीं है ब्लॉग का। तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आधे घंटे में कैसे बिना दवाई खाए वजन कम करें। अब वहां पर नीचे दवाइयों के लिंक होंगे सब में, जो लिंक सर आप ये बोल रहे हैं यही है बैक लिंक जो आप बोल रहे हैं, प्रोडक्ट का लिंक जो है वो किसी ब्लॉग में आता है। हाँ, तो उस पेज में, उस प्रोडक्ट के पेज का लिंक मैंने डाल दिया। एक पेज में 3 से ज्यादा बैकलिंक नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल जो होती है आपकी कितनी आती है, उसमें 150 कैरेक्टर डाल सकते हो आप, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप वहाँ पे बैकलिंक डालने के लिए फेसबुक का पेज उसमें तो बहुत सारी चीजें पोस्ट डालोगे ना, पोस्ट आपका लिंक्डइन में जाओगे तो वहाँ पर आपके पास में आर्टिकल डालने की जगह होती है, तो जो आपके ब्लॉग लिखने वाली जगह है वो आर्टिकल डालो। और लिंक्डइन जो है ना वो जबरदस्त चीज है। लिंक्डइन जो है वो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट को दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर बायर इंक्वायरी जनरेट करेगा ना तो वो लिंक्डइन पे करेगा। अभी देखो वो बैठे हुए थे सर, कल पेश ना सर। So I was just discussing with Rajesh ji. So LinkedIn is a very powerful tool, and we should all exporters should look forward to the LinkedIn suite. उसमें एक tool होता है, it is called Sales Navigator. Use that tool, and it is not necessarily for you to have a stall in every exhibition. You can have your videos or content, and you can approach your potential customers. So Sales Navigator, you can make personas. Sales Navigator. Am I correct, sir? प्रीमियम टूल है लेकिन But it is better than having a. तो बेटर है, इसलिए आपके पास में आप क्या करो कि आप जनरली आपके पास में लिमिट होती है मैसेजेस करने के लिए। तो पहले मैंने तो बात करी कि कंटेंट इस तरीके के डेवलप कर रहे हैं कि जो मेरे से रिलेटेड यूजर है उसके फीड में वो जा रहा है। इसके अलावा आप पर्सनलाइज मैसेज भी भेज सकते हो, जैसे ईमेल होता है, सो देयर इज क्रेडिट मिलता है, आप इतने मैसेजेस कर सकते हैं। सपोजिंगली यू हैव 100 ईमेल होते हैं, अगर कस्टमर रिप्लाई करता है तो ईमेल क्रेडिट बढ़ जाते हैं। और पर्सोनास आप क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ बिजनेस ऑफ लाइटिंग, यू कैन जस्ट फाइंड आउट योर पोटेंशियल कंट्रीज, वहाँ पे यू कैन अप्रोच देयर प्रोडक्ट मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स, ओनर्स, and you can just go ahead about it. So that is my experience with LinkedIn, and it's a very, very powerful tool. नहीं, LinkedIn आपको So बहुत Sales Navigator has this information? So Sales Navigator is kind of a search tool where you can find your potential customers. सर कई बार हम किसी और वेबसाइट से कंटेंट लेते हैं, तो उस केस में सर प्लेजरिज्म और किस चीज़ का ध्यान रखा जाए सर, ताकि प्लेजरिज्म तो है ही। अब कितना कंटेंट जब मैं कॉपी करता हूँ तो अब देखो इस चीज़ को समझो आप, हर जो कंटेंट क्रिएट होता है वो इंडेक्स हो जाता है।
इंडेक्सिंग का प्रोसेस हुआ तो इंडेक्सिंग में उसमें सब कुछ आ गया, एक एक वर्ड ले लिया, इमेजेस ले लिया, सब ले लिया। अब वो हर के कंटेंट के इंडेक्स की एक डेट है, तो जो पहले कंटेंट इंडेक्स हो गया अब वो सप्लीमेंट्री कंटेंट चला गया। मान लो आप एक लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन में मेरे पास में अभी 1000 किताब आती हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर आती है, कंटेंट उनमें बेशक अलग अलग है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि ये वाला कंटेंट मेरे पास था, तो नेक्स्ट सिमिलर कंटेंट आएगा तो पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये कंटेंट है, इसकी इतनी कॉपी है। अब वो बिल्कुल मैच करेगा उससे, तो हमेशा वो सप्लीमेंट्री कंटेंट रहेगा। तो आप कभी भी जो आपका विजन है कि मैं आ जाऊं वहां पर, वो कभी नहीं आएगा, तो आपने पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और सर अगर सेल्फ कंटेंट को लेकर आपका यूनिक कंटेंट होएगा तो वो तो आपको वो तो उसमें सप्लीमेंट्री कंटेंट हुआ ही नहीं ना। प्लेगरिज्म, जनरली प्लेगरिज्म की डेफिनेशन ये होती है कि जब मैं किसी कंटेंट को नहीं, किसी और के क्रेडिबिलिटी को लेकर के अपने पास डाल रहा हूँ। जैसे कोई किसी का कुछ ओनर है, कोई अवार्ड है, किसी का कोई नाम है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे प्लेगरिज्म आता है। जब कंटेंट मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने कंटेंट अगर डाल दिया, उस केस में वो सप्लीमेंट्री कंटेंट हो जाता है। तो सप्लीमेंट्री कंटेंट के लिए अगर आप खुद से लिखते हो तो मैंने बताया कि आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करोगे, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है आपको। तो जब आप कस्टमाइज प्रॉम्प्ट क्रिएट करोगे तो आपको यूनिक कंटेंट आएगा। तो दूसरों की वेबसाइट देखनी है ये देखने के लिए कि इसने क्या डाला हुआ है, ताकि हम उससे अच्छा बनाएं। जैसे एक ब्लॉग है इसमें किसी ने डाला कि टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पहले अपना डाल दिया, पहले अपना नाम डाल दिया। ऐसे ही किसी और बंदे ने वही सेम प्रोडक्ट डाल के उसने पहले अपना नाम डाल दिया, तो फिर ऐसे में किसको प्रायोरिटी देगा वो, या तो भी कंटेंट जिसका कंटेंट अच्छा होगा ना, जिसने कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छे से डाली होगी ना, उसको बैन करें। जनरली होता है ये, मान लो जैसे मैं एक अपना प्रोडक्ट डाला मैंने वेबसाइट पे, मतलब ब्लॉग डाला, और विच आर द 10 टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो उसमें 10 मैंने अपने सबसे ऊपर या मैं अपना नाम रख दिया। और फिर सेकंड बंदे ने किसी और ने फिर एक वो ब्लॉग लिखा, फिर उसने अपना नाम लिख दिया, तो क्या वो गलत माना जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा? आप प्रॉपर स्टडी करो, आप प्रॉपर स्टडी करके फिर डालो, और उनके साथ में जैसे मान लो उसने बंदे ने डाल दिया, जानबूझ के डाल दिया। नहीं मैं बताता हूँ। अब उसने कंटेंट बना दिया, अब आपने वो कंटेंट बनाया, कोई बनाई नहीं, एक कीवर्ड पे 2 लोग तो 4 लोग सब कीवर्ड कंटेंट बनाए रहते हैं। अब आपने यहाँ पर उनके और सर्टिफिकेशन भी डाल दी, एप्लीकेशन भी डाल दी है, प्रोडक्ट कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डाल दी, मतलब मैंने अपने कंटेंट को और इन्फॉर्मेटिव बना दिया उससे ज़्यादा। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं कंटेंट को और बेटर बनाऊं। मतलब जब अगली बार जब वो देखेगा कि इसके ऊपर तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इस बंदे ने और रिसर्च किया हुआ है, तो वो आपके कंटेंट को प्रेफर करेगा। मतलब मैं और इम्प्रोवाइज करूँ, तो वो कोई क्वेरी डाले कि वो कनाडा में मैन्युफैक्चरर कौन है, तो वो ऊपर आ रहा है, वो मेरा ही क्लाइंट आ रहा है वहाँ पर। अभी कोई और क्वेरी डालूंगा तो अलग अलग क्वेरीज पे अलग अलग लोग आ रहे हैं। तो अभी आप गूगल पे डालोगे कोई फैकल्टी सर्च करने के लिए, तो आप देखोगे कि वो नाम दिखा देगा सीधा। तो वो किसी कोई और बनाए ना बनाए, वो अपने आप गूगल आपको, क्योंकि उसको पता है ये बंदा क्या ढूंढ रहा है, उसने आपके इंटेंशन को समझा, उसने बोला अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहा है, तो अपने आप दे रहा है। तो मुझे ब्लॉग बनाने की जरूरत ही क्या है। ये था पहले का काम 2021 से पहले। अब नहीं, अब पूरा का पूरा चेंज हो गया है, और फ्यूचर बिल्कुल यही है जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप यहाँ पर आए हो ना, तो फ्यूचर के लिए ही आए हो, फिर क्या करना है भाई, विजन हमारा यही होना चाहिए ना। मतलब मेरी प्लानिंग क्या होगी, मैं ये देखूंगा कि भाई अभी आने वाला क्या टाइम क्या हो रहा है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग, तब तो फेसबुक भी नहीं आया था। तो अब वो हमारे को उस टाइम पे आने का फायदा ये मिला कि हमारे पास वो ईमेल आईडीज हैं जो गूगल आया है यहाँ पे। जीमेल ने जब वो 10 आपको राजस्थान को सबको पता होगा, सब यहाँ पे फ्रेंड लोग हैं, हमको पता ही होगा कि पहले जीमेल पे इनविटेशन होता था, और इनविटेशन हमें भेजने का इनविटेशन का मौका मिला था, फिर हम ईमेल आईडी बनाते थे। फिर फेसबुक आया, उससे पहले ऑर्कुट यूज करते थे हम, सबने काफी लोगों ने ऑर्कुट यूज किया। पहली ईमेल आईडी हमारी वर्डमेल की, रेडिश मेल। मैंने तो रेडिश मेल के सर्वर बेचे हैं। ईमेल आईडी 100 MB की ईमेल आईडी, 5 यूजर होते थे, 20 MB की। मेरी पहली ईमेल आईडी लाइकोस पे थी। यूडोरा वाला भी ईमेल सॉफ्टवेयर होता था, यूडोरा। वो होते थे, उसको बोलते थे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइज क्रिएट करते थे पहले, क्योंकि पहले एलाइज क्रिएट करते थे।
तो अलाइंस क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते थे, क्योंकि एक यूजर, क्योंकि सबको पता है होस्टिंग कितनी महंगी होती थी पहले, तो 20 MB का एक पॉपअप ईमेल आईडी मिलती थी। क्योंकि उसमें ये फायदा होता था कि आपकी ईमेल सारी डाउनलोडेड होती थी उस सॉफ्टवेयर में, हाँ। बाकी किसी में नहीं होती थी। हाँ। अगर वो सॉफ्टवेयर आप उठा के दूसरे कंप्यूटर में, जैसे क्रैश हो गया कंप्यूटर, तो आपकी जो ईमेल्स है पूरा वो डाटा, अगर आपने दोबारा किया पूरी ईमेल्स आ जाएंगी विद अटैचमेंट। हाँ। आप कहीं पे भी ले जाओ, वो बेसिकली आपके स्टोरेज मतलब एक स्टोरेज स्टोर हो रही है, आपकी हार्ड डिस्क पे स्टोर हो। हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, पॉडकास्ट पॉडकास्ट। अब अगेन यहाँ पे मेरे लिए पॉडकास्ट पता क्या है? मेरे लिए पॉडकास्ट है जो सुन रहे हैं अभी यूट्यूब, आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखना जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, सबके नीचे देखना आपको स्पॉटिफाई का लिंक मिलेगा। तो गाना.com, spotify.com पॉडकास्ट एक्चुअली वहां पे चलते हैं, और उसको जब दो लोग बात कर रहे हैं या एक बंदा कुछ कर रहा है तो हम उसको पॉडकास्ट बोल रहे हैं। ये सब चीजें कुछ भी कंटेंट आप बना रहे हो, जहाँ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, मेरा पर्पस ये है कि जब नीचे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो ना, वहां पर मुझे जनरल क्वेरीज को, लंबे आंसर्स को डिटेल्ड में डालना है। और सोशल, बस एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ। और जब भी कोई वीडियो आपने डाली, तो जितने भी आपके लिंक है ना सोशल मीडिया के, आप देखना, आप जो लोग बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है ना, उनके नीचे जाके देखोगे आपने, उन्होंने सारे लिंक दे रखे होंगे, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, स्पॉटिफाई का, गाना.com का, अपनी वेबसाइट का और अपने अदर चैनल्स का। बेसिक पर्पस क्या है मेरा? कंटेंट में क्रिएट ही कर रहा हूँ बैकलिंक बनाने। जस्ट मैं पॉडकास्ट की बात करूँ, मैं खुद पॉडकास्ट करती हूँ और ज़्यादातर मैं आर्मी वालों के करती हूँ। जितने एक्स आर्मी वाले हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, ठीक है? एक्स आर्मी वाले हैं। एंड देन मोदी जी के जितने अभी बाहर से आए हैं, जो भी उन्होंने साइन किए हैं एग्रीमेंट वगैरह, उनकी मैं डेली वो बेसिकली जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड मैं ज़्यादातर करती हूँ काम। एंड मैं हैंडीकैप में हूँ, मेरा मतलब प्रोडक्ट भी बाहर जाता है, मैं करती हूँ वो मेरा। लेकिन ये सोशल मीडिया मेरा पैशन है ना, ये जैसे न्यूज़ एंड पॉडकास्ट वगैरह। तो आप जब अपने प्रोडक्ट को ना, आप उसको 1 घंटे का अगर पॉडकास्ट बनाते हो, तो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो, है ना, कि ये है, ऐसे हैं, हम ऐसे करते हैं, हमारे इतने वर्कर, एक वीडियो बनाओ अपना पूरे वेयर हाउस का, या जो छोटा सा रूम में भी आप काम करते हो ना, जो वहाँ काम करते हैं उनका भी इंटरव्यू आप लेके डालो ना, जस्ट उसमें ये उन्होंने बहुत अच्छा बोला। लेकिन बस मेरा एक छोटा फीडबैक है यहाँ पर। जी 1 घंटे का इन्होंने बोला, मैं 1 घंटे का करती हूँ उसके देखो आज की डेट, हम जब छोटे थे ना, पहले 5 डेज का मैच होता था और लोग देखते थे, 6 डेज, टेस्ट मैच 6 दिन का, 6 दिन का होता एक रेस्ट डे होता था। अच्छा, तो लोग वो भी देखते थे। अभी आजकल के बच्चों को बोलोगे ना, उनको T20 भी नंबर लगेगा। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, शॉर्ट्स के आने की वजह से क्या हो गया कि अब वो अलग बिजनेसेस में जाने लगे। बट उसके अंदर हम रील्स भी देते हैं। हाँ, वो ना आपके जो मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, हाँ, जो वहाँ पे ना कैच पॉइंट्स होते हैं, उनको हम रील में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर हम देते हैं। उसका भी एक फॉर्मूला है, उसका एक जनरल फॉर्मूला है। उसका जनरल फॉर्मूला ये है, क्योंकि मैंने इतना काम किया है कि मैं सर्च इंजन जर्नल में ना कंटेंट क्रिएटर हूँ। पहले मैं टाइम्स उसमें लिखता था, इकोनॉमिक टाइम्स में भी लिखता था, उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड जो चीजें होती थी वहां पे भी मैं लिखता था। ये एक जनरल फॉर्मूला है। एक वीडियो बड़ी बनाई, उसको 5 शॉर्ट बना दिए, 5 ऐसी चीजें हुई जो अट्रैक्टिव सी, कैची थी, तो मैंने रील बना के डाल दी। लेकिन वीडियो बहुत लंबी बनाएंगे ना, तो मतलब मैं उसको कवर ही नहीं कर पाऊंगा। तो जितना छोटा बनाऊंगा ना मैं, उतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो जब हम 30 सेकंड की वीडियो बनाने में भी लगता है यार कहाँ से बनाएं, तो सर आपने अभी एआई की बात की है, फिर आप कह रहे हो कहाँ से बनाएं? नहीं, तो कंटेंट मैं देखो, अब इसका मतलब आप क्यों कहते हैं, आपने वो कंफ्यूजन हो गई। मैंने कंटेंट टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि जब आपको, मैं कंटेंट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं टेक्स्ट लंबा डाल सकूँ, मैं बैकलिंक्स डाल सकूँ। मेरा पर्पस ही वो है यहाँ पर। तो मेरा पर्पस क्या है कि मेरी वेबसाइट पे घूम फिर के देखो, वेबसाइट मेरा कॉल टू एक्शन है। आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, अभी देखो आप जो कर रहे हो उसमें क्या होता है कि वो आप एक तरीके से आप तो यूट्यूबर हो गए। मेरा पर्पस क्या हो गया कि मैं कुछ वहां से बेच रहा हूँ,
आप जो YouTube पे कंटेंट बनाते हो उससे कोई प्रोडक्ट बेचते हो? हाँ, तो वहाँ पर आप नीचे एफिलिएट मार्केटिंग करते मैं हो? बोलूंगी नहीं, लेकिन मेरे पॉडकास्ट में जितने लोग आए आज इतना ज्यादा चैनल्स पे वो बैठते हैं ना कि मुझे बाद में थैंक्स बोलते हैं। नहीं, देखो YouTube पे हम वीडियो डालते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। एफिलिएट मार्केटिंग किसको पता है? एफिलिएट मार्केटिंग होती है बैकलिंक दिया और अगर सेल्स हुई तो कमीशन आया। ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ ताकि कंटेंट मेरे पास में आ जाए, पैसा आए, वहां से जनरेट होना शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ पर्पस हो, मतलब मैं ये सोचूंगा कि ये करने से मेरे को कहाँ फायदा होगा, इधर फायदा होगा तो उधर वैसे फायदा होता है। नहीं, आपको यूट्यूब से पैसा आता होगा आपको तो? सर ये हाँ, तो राजीव जी मेरे ख्याल से आप तो यहीं पर है और जहाँ तक मेरी समझ का सवाल है, मैं ये समझा कि ब्लॉग के अंदर आपको पापड़ बनाना है। इसलिए याद रहेगा क्योंकि आपने मुझे कहा प्रायोरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड डेंसिटी। पापड़, हाँ, आपको ब्लॉग के अंदर पापड़ बनाना है। इफ यू कैन डू दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस होल सोशल मीडिया डिवीजन ऑप्टिमाइजेशन और AI. So before we conclude, we have our guest with us. So I would request Sagar Mehta ji to say a few words and followed by other gentlemen. Hi, good evening everyone. On behalf of Export Promotion Council for Handicrafts today, I would firstly like to say thanks to Pasi sir, who is the senior most CEO member here, Simrandeep Singh Kohli ji, Prince Malik ji, Varun Sharma ji, Rajesh Rawat ji, who is the ED EPCH, and Rajiv ji, thanks to you. And special thanks to all of you for coming down and taking out so much of time and being here. I think, 45 degree heat. but I'm sure this session has been very fruitful. I must say thanks to Rajiv ji. This has really given us valuable insights and practical ideas to take our business from here in this digital era. आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया है. आई थिंक दिस हैज बीन रियली हेल्पफुल टू मोस्ट ऑफ अस हियर. और जिसको नहीं आया समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा. इट्स अ बिगनिंग. सो आई मस्ट से थैंक्स टू यू फॉर एवरीथिंग. एंड मैं रावत साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके अंदर हमें और काम करना चाहिए एआई के ऊपर. हमें डिजाइनिंग के ऊपर हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस के लिए एआई हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है. वी नीड टू टेक इट फ्रॉम हियर. दिस इज द फ्यूचर. एंड अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज. I'd like to echo the sentiments of Sagar sir, and it was a wonderful session, sir. I didn't feel एक second के लिए भी bored or somehow. कनेक्ट कर रहे थे. Yes. I grasped a lot of insights what you have given. Thank you, sir, for your valuable insights. Yeah, thank you everyone for joining this, because this is the future AI. and राजीव सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया और बड़ा मजा आया सुन के. आई थिंक मेरी एडवाइस है सारे जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि AI का टूल है, आई थिंक इज मोर फॉर ई कॉमर्स बिजनेस रादर देन बल्क बिजनेस. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी फील कि जो बायर्स हैं अगर वो ट्रैवल करते हैं आते हैं, बट अगेन AI इज समथिंग जो हमें आगे नज़र आता है. एंड I would request everyone to concentrate more on creating a new product, new range every now and then, because everybody is looking for a new product. Up we have a problem of excess designs. पहले exporters नहीं मिलते थे, design नहीं होते थे. अब क्या हो गया, exporters भी इतने हो गए, designs भी इतने हो गए, तो buyer is confused. Sometimes you go anywhere and you find 20 brands there. तो आप ये choose करने लग जाते हैं कौन सा लूँ. Because I share my experience with you. In 1996 I was in Atlanta. तो वहाँ पर एक मेरे फ्रेंड ने कंपनी खोल ली थी. तो then we thought कि एक फैक्स मशीन लेनी है. So we went to one store and there we find around 40-50 brands. Toshiba से लेके Sanyo से लेके National. I mean we couldn't buy a fax machine just because कितने options हैं, हम confused हो गए. So my advice to everyone is कि जो प्रोडक्ट आप बायर को प्रोडक्ट तक लेके भी जाते हैं आप, तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए. It should be very innovative and you should have a special R&D for creating a product जो AI generated हो. I think that is also the future. Thank you so much. This is my personal view about it. Thanks to everybody. मगर मुझे कई चीज़ें अभी भी समझ में हैं, नहीं भी हैं, क्योंकि जब हमने अपनी ये ट्रेड अपना बिजनेस शुरू किया था, वी यूज्ड टू गो टू
Jama Masjid, Bali Maran and other streets also that we missed today also. And in that time, really we printed, dollars in few days. There was no tax, nothing. We took a motorbike and went there and go to this guy, Babu Halal and all that. And that was another story. और जैसे ये बैठे हुए हैं, ये अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारी जर्नी मेरे ख्याल काफ़ी लंबी रही है, काफ़ी स्ट्रगलफुल रही है. कई प्रॉब्लम आई थी कि फॉरेन की प्रॉब्लम्स होती थी, हमें ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी, चेकिंग प्रॉब्लम होती थी फॉरेन के अंदर. Then we started our fair with the 50 exporters in Paragitimdan. Now Paragitimdan created a problem, then we built our own Expo Mart in Greater Noida. That's also the team, Eurofight, who built it, Rakesh and me, all everybody. So मेरे को आज जो अभी रजीव जी ने ये बोला है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं इस लाइन में आए, मुझे समझ नहीं आ रही. हम लोग ज्वेलरी सब चीज़ों की बात करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा भी है कि क्यों. कह रहे पापा जो आप AI की बात करते हैं वो AI सिस्टम आई एम एक्सपोर्टिंग टू जर्मनी. जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, आपके टाइम समय कुछ और था. अब सारा सिनेरियो जैसे राजीव जी आपने बताया कि सिस्टम चेंज हो गया और आने वाले 2-3 साल के अंदर और भी चेंज होएगा. वी मस्ट आई थिंक अडॉप्ट this system also to stand in the export market also. Thank you so much. Thank you very much. Now, before we part, we have a memento to be given to our guest speaker. I request Radaji, Vice Chairman EPC. Thank you. Thank you very much.